डीलिंग रूम के चेक के साथ। इस बीच इसके हेड सॉल्यूशंस के वैभव सांघवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट एक और माइलस्टोन हमने हासिल कर लिया है, 26,000 के लेवल्स को जो छुआ है निफ्टी ने। ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली, आई एम अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 1000 पॉइंट का ये मूव 33 या 37 सेशंस में हमने अचीव किया। सवाल यही है, जब बाजार ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा हो, कितने अग्रेसिव पोजीशन ली जा सकती है? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है लगातार एफआईआईज की खरीदारी बढ़ी है। ऐसे में रिटेल निवेशकों का रवैया क्या वही होना चाहिए, तेजी वाला, या फिर कुछ प्रॉफिट बुक कर ले? आई थिंक असल जब हम देखें मार्केट को एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो हम ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे, झांकने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना में हमने रेट कट्स देखे हैं और फेड में भी 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट देखे हैं। वन थिंग इज सर्टन, और एक चीज हमें साफ साफ दिख रही है कि ग्लोबली इकोनॉमी वीकर होते जा रही है। सी, इन एब्सेंस ऑफ वीकनिंग ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स जाके एक होड़ लगाए हुए हैं रेट काटने के लिए। इट इज वेयर उनको डेटा पॉइंट्स दिखते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है, और इसी के कारण वो प्रीएम्प्टिवली थोड़ा काट रहे हैं ताकि वो कैलिब्रेट कर पाए नीचे की तरफ। और जब ऐसा सिचुएशन है तो आई थिंक एक लार्जर थीम बन रही है ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, इज डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल। हमें लगता है कि मार्केट्स में जब हम इस इस मुकाम पर हम देखते हैं, तो डेफिनेटली एक थोड़ा केयरफुल होना ही चाहिए, प्योरली बिकॉज एक वैल्यूएशंस हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और उसी में अगर हम वैल्यूएशंस को मद्देनजर देखते हैं, तो लार्जर थीम के हम डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक एक्सपोजर वाली कंपनीज को अहमियत देंगे एज कंपेयर टू दोज कंपनीज जिनके रेवेन्यू बाहर से आ रहे हो ऐसे। सो मीडियम टर्म के लिए ये थीम हम देख सकते हैं फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, बट कॉशियस होना जायज है एट दिस पॉइंट इन टाइम। कह रहे कॉशियस होना थोड़ा सा जायज है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आईटी से दूर रहेंगे इस समय, जैसे जेपी मॉर्गन भी कह रहा था, क्योंकि वो क्लियरली विदेशों में या फिर अमेरिका में क्या होता है उसी से सरोकार रखता है। श्योर। सो आईटी आई थिंक ऐसा सेक्टर है, जब हम लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो कमेंट्री काफी बॉटमिंग आउट बता रही थी फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव। उसके बाद हमने काफी अच्छी रैली देखी है ओवरऑल आईटी सेक्टर में। सो ऐसा नहीं है कि ये काफी रिकवरी के मिड साइकिल में है और व्हाटएवर वी फैक्टर इन वो तुरंत ही हो जाना है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी से 15 से 20% अगर हम नीचे से चल चुके हैं, वैल्यूएशंस भी थोड़े हाई हो चुके हैं, तो मे बी सम टाइम ऑफ कंसोलिडेशन इज वारंटेड। अगर यस हार्ड लैंडिंग नहीं होती है और अगर हमें लगता है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड आईटी के स्टेबल रहते हैं, तो एक सेक्टर है वो जो देख सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम न्यूट्रल हैं, जो हम लास्ट 3 से 4 महीने ओवरवेट थे। सो यहाँ हमारा पोजीशन हम प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन रखेंगे। वैभव जी, कमोडिटीज पर आपका व्यू क्या है? नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और उसमें भी मेटल्स जो कि आज इस पूरे मूव को लीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक चाइनाज एक्शन। इंडस्ट्रियल मेटल्स को कैसे चेज करना चाहिए इस वक्त, या फिर सिर्फ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से फोकस करें? इन लेवल्स पे कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं बनती यहाँ पर। ऑफ कोर्स मेटल्स एंड माइनिंग में कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं बनती है, बिकॉज एक कमोडिटी सेक्टर इज लार्जली ग्लोबल ड्रिवन सेक्टर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर समझो चाइना में रियल एस्टेट इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, उनको काफी स्टिमुलस देना पड़ रहा है, इट ओनली अंडरलाइज और शोज द अंडरलाइंग वीकनिंग इकोनॉमी। और उसी के दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि वो बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, आई थिंक वो डिफ्लेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर हम देखें कि काफी लास्ट महीने में काफी कंपनीज ने ये मुद्दा भी उठाया है कि काफी डंपिंग हो रही है फ्रॉम स्टील परस्पेक्टिव, और देयर कैन बी सम मेजर्स व्हिच कैन बी एंटिसिपेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो डंपिंग को एटलीस्ट डिस्करेज करे। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली कि मेटल एंड माइनिंग के प्राइसेस वीकन रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है जनरली, एटलीस्ट इन माय हिस्ट्री व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम फ्रॉम अ
सेक्युलर स्टैंड पॉइंट के जब भी ग्लोबल इकोनॉमीज वीक हो रही है और मेटल्स प्राइसेस ऊपर जा रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा वैभव जी, बाजार हमेशा डिफरेंशियल को प्ले करने में इच्छुक होता है और डिफरेंशियल्स को खोजता रहता है। लास्ट ईयर की बात है जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, पीएसयू बैंक्स डिलीवर कर रहे थे और प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पे थे। बाजार उस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहा था, वो डिफरेंशियल प्ले हो भी गया। नाउ एचडीएफसी बैंक इज एट ऑल टाइम हाई, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल टाइम हाई। अब पीएसयूज बैकफुट पे हैं, क्या पीएसयूज को पिक करना चाहिए? और जब ये तर्क मेरे जहन में आता है कि पीएसयूज को पिक करना चाहिए, तो पीएनबी का क्यूआईपी इशू थोड़ा सा आपको अलार्मिंग लगता है कि जनाब पैसा नहीं आ रहा है सिस्टम में, बैंकों के पास डिपॉजिट्स नहीं है। ऐसे में अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या एनआईएम्स की पिक्चर रखेंगे ये बैंक्स, उसको लेके बाजार थोड़ा दुविधापूर्ण था, इसलिए आज पीएनबी बैकफुट पे भी था। आपका टेक पीएसयूज को का चुनाव करने में इस वक्त आपका व्यू क्या है पीएसयू बैंक्स का चुनाव करने में? आई थिंक मेरे एक चीज वेरी क्लियरली ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने लास्ट 1 से 2 साल के बीच में किस तरह से हमने मूवमेंट देखी है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में। अगर हम देखें कि पीएसयू बैंक्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस से 0.5 बुक का प्रॉबेबली वन टाइम बुक हो गया है। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट बैंक्स थी जो 2.5 टाइम 3 टाइम बुक चल रही थी, वो लेस देन 2 टाइम्स बुक हो चुकी है। सो जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल था बिटवीन द पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो काफी कम हो चुका था। हालांकि द अंडरलाइंग एफिशिएंसीज हम अगर प्राइवेट बैंक्स की देखते हैं तो वो फार सुपीरियर है एज कंपेयर टू दी पीएसयू बैंक्स। हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव और जिस दौरान हमें ये भी लगता है कि अगर यहाँ से अगर एसेट साइकिल थोड़ी वीकनिंग की संभावना अगर हम देखते हैं, स्प्रेड्स को हम प्रेशर में देखते हैं और क्रेडिट ग्रोथ को भी हम प्रेशर में अगर देखते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें पीएसयू बैंक से बेहतर लगता है, एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। सो हमारा रुझान प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहेगा। सो ऑन डिक्लाइंस ये एक सेगमेंट है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा चर्चा टेलीकॉम कंपनियों की खूब हो रही है, खासतौर से वो एजीआर मामले की वजह से, लेकिन टेलीकॉम एज ए स्पेस मौजूदा लेवल्स पर स्पेसिफिक टू भारती जो वैसे भी काफ़ी भाग चुका है और 1700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभी भी कुछ विंडो है बचा हुआ तेजी करने का इन वैल्यूएशंस पे? टेलीकॉम गिन के हम अगर देखें, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को गिन के हम देखें तो काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स है इस सेगमेंट में। एट द सेम टाइम ये भी वेरी वेरी क्लियर है कि टेलीकॉम एज एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट काफ़ी लंबे अरसे तक बहुत ही बेहतरीन रह सकती है। अभी उस अपॉर्चुनिटी को जो भी कंपनीज इन एक्सट्रीम गुड हेल्थ रहेगी फ्रॉम अ बैलेंस शीट परस्पेक्टिव, इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो काफ़ी हद तक वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाएंगी। सो ये सेक्टर में वाइल लॉन्गर टर्म बुलिशनेस रहेगी, जो भी कंपनियां वो कैप्चर करने में समर्थ रहेगी बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, उसी को हमें देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे लिए समय निकालने के लिए। यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन कुछ सावधान रहने की भी ज़रूरत इस तरह के मार्केट में जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। 26,000 से थोड़ा